बंगाल के सियासी रण की तैयारी में आज दो सवारियां निकली। पहले रथ निकला और फिर स्कूटी। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की मंजिल एक, चुनावी जीत। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सभी का इंतजार अब समाप्त होता है और आपका स्वागत करता हूं मैं। सोनार बांग्ला बनाने निकली बीजेपी ने आज कह दिया कि वो बगैर जनता से पूछे घोषणा पत्र तक न बनाएगी। वहीं स्कूटी सवार दीदी ने आक्रामक लहजे में मोदी सरकार को देश बेचने वाला बता दिया। अब सवाल यह है कि रथ से सियासी बेड़ा पार होगा या स्कूटी पर सवार होकर जीत की नैया पार लगेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में बवाल है, धुआंधार है, जबरदस्त है। कोई कह रहा है दीदी हार से डर गई हैं, कोई कह रहा है बीजेपी गुब्बारे में हवा भर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस और लेफ्ट का खेला अलग हो रहा है। आज हम आपको वो खेला भी दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे ओवैसी को झटके पर झटके लगे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बेहद खास मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने महंगाई का किया विरोध, ई स्कूटी पर सवार होकर सड़क पर उतरी। मोदी सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया। बोली मोदी शाह ने मिलकर सब कुछ बेच दिया। নোটবন্দি, কোভিড, এলপিজি গ্যাসের দাম, পেট্রোল, ডিজেল, কৃষকদের ট্যাকোনিয়ান ল সব মিলিয়ে মোদি সরকারের এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে। পুরো দেশটাকে মোদি সরকার আর অমিত বাবু বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজে এই সরকার জনবিরোধী সরকার, জনগণ বিরোধী সরকার, অ্যান্টি উমেন সরকার, অ্যান্টি কৃষক সরকার, অ্যান্টি মজদুর সরকার, অ্যান্টি ইয়াং জেনারেশন সরকার। এই সরকার দেশটাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে। তাই সর্বনাশী সরকারে আমরা পতন চাই, আমরা চাই না। ये देश का सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाशी सरकार हमें नहीं चाहिए। अपराजिता सारंगी सांसद भारतीय जनता पार्टी की आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। रिजू दत्ता नेता तृणमूल कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक श्रीवास्तव वामपंथी नेता। आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे पहले अपराजिता सारंगी आपके पास में आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही है कि लोग ई वाहनों का इस्तेमाल करें, अब बैटरी से चलने वाले वाहनों की तरफ रुख करें। ममता दीदी ने वो कर लिया, ठीक है ना? अब आपने शायद, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आवाज आ रही है, जरा फिर से बोलें दिनेश जी, जरा सा दोहराएं। मैं तो ये कह रहा था कि जब पेट्रोल के दाम ऊपर गए, डीजल के दाम ऊपर गए, लोगों ने शिकायत की, तो कई मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि अब ई व्हीकल्स का जमाना है, उस तरफ जाना है। ममता दीदी ने ई स्कूटी चला ली, अब ठीक है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जी बौखलाई हुई हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। टीएमसी के अंदर की स्थिति बहुत खराब है, हम सब जानते हैं। करीबन 74 नेतागण, उनके कर्मी हमारे साथ मिल चुके हैं और करीबन 41 विधायक हैं जिन्होंने हमारे साथ संपर्क बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि अप्रैल मई तक, जब तक इलेक्शन होगा, तब तक ममता दीदी अभिषेक बनर्जी जी के साथ अकेली टीएमसी में रह जाएंगी। बहुत ही असंतोष है और घुटन का माहौल है। ये हम नहीं कह रहे, ये दिनेश त्रिवेदी जी ने कहा, जिन्होंने छोड़ा। तो बात ऐसी है कि जहां तक मोदी जी के सरकार की बात है, हम विकास की राजनीति करते हैं। हम किसी भी धर्म, जाति के तुष्टीकरण के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं एक बात का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। महंगाई बंगाल चुनावों का मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जी को कोई तो मुद्दा उठाना है, जाएंगी कहां? आप ये सोचिए उनकी स्थिति कैसी है। अभी उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है और जिस तरह से 2019 इलेक्शन में हम सबका परफॉर्मेंस हुआ, वो हाफ हो गई थी, टीएमसी हाफ हो गई थी। हम 18 सांसद हैं उनके हमारे साथ, टीएमसी हाफ हो गई थी और इस बार टीएमसी साफ होने वाली है। तो जब ऐसी स्थिति है तो ममता दीदी को कोई ना कोई मुद्दा खोजना ही है। तो उन्होंने महंगाई का, बेरोजगारी, कोई तो मुद्दा खोजना ही था, इसलिए महंगाई का मुद्दा ले आया गया। मुद्दा असल में है नहीं। रिजू दत्ता, जो पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की जा रही है ना ये स्कूटी चला के, वो मुद्दा एक्चुअली है नहीं। कोई मुद्दा जबरदस्ती लाना है, इसलिए वो एक मुद्दा लाया जा रहा है। दिनेश जी, पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जब ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक बीजेपी के सांसद ये कहते हैं
कि अगर ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई दाम के ऊपर अगर वो प्रतिवाद करे तो वो मुद्दा नहीं है। इस देश का हर निवासी के लिए वो मुद्दा है। आपको मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, पिछले 6 सालों में सेंट्रल एक्साइज जो होता है वो पेट्रोल पे बढ़ाया गया 258% और डीजल पे 820%। पेट्रोल डीजल के दाम से सिर्फ गाड़ी और मोपेड चलाने वालों को फर्क नहीं पड़ता, हर चीज का दाम बढ़ जाता है इस देश में। मध्य वर्ग के लोग मर रहे हैं, ना नौकरी है ना कुछ है, और आप बोल रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है। और दूसरा, आपने बोला ममता बनर्जी के पास मुद्दा नहीं है। मैं पहले मैडम को बोल देना चाहता हूं कि हमारा पॉलिटिकल स्लोगन है बांग्ला निजेर मेके चाय, मतलब बंगाल की धरती अपनी बेटी को ही मांगती है। इसका कारण यह है कि बंगाल एक ही मात्र प्रदेश है पूरे देश में जहां पर राशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर आपको फ्री में मिलता है। औरतों के नाम पे जो स्वास्थ्य साथी कार्ड होता है उनको उनका पूरा परिवार। आपको नहीं लगता कि एक तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली बात है? नंबर 1। नंबर 2, किसी एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर बहुत परेशानी है तो चिंता ना करें, चुनाव हार जाएंगे, ना गाड़ी रहेगी ना पेट्रोल की चिंता सताएगी। तो मेरा जवाब दिनेश जी आपको ये है कि आपने जो क्षेत्र के बारे में पूछा, तो मैं ये गर्व से कहता हूं कि टीएमसी ने अपना 10 सालों में जो काम किया है वो ब्लैक एंड व्हाइट में एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पे छाप के दे दिया है। अगर उसको थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो कर ले तो बंगाल जैसा पूरा देश का भी भला हो जाएगा। ये रहा पहला बात। और दूसरा बात, तृणमूल आने वाली है सरकार में, दीदी तीसरे टाइम मुख्यमंत्री बनने वाली, ये तय हो गया है। और ये लोग जो परिवर्तन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, देश की जनता परिवर्तन चाहती है और इनका किस्मत अच्छा है कि ये 2020 से 2024 नहीं है। ठीक है, अब आइए चलते हैं। संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी, इसमें जन विशिष्ट मुद्दे, मतलब ऐसा जो जनता से, वहां के लोगों से सीधा सीधा सरोकार रखते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं और कौन सी पार्टी उठा रही है उनको? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के अंदर जब पार्टी जो सत्ता में होती है उसे विकास के आधार पर जाना चाहिए कि विकास का वो पैमाना लेकर के आती। और भारतीय जनता पार्टी जो आज के दिन में बंगाल की राजनीति में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, वह भी विकास के नाम पर उसे घेरती। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि कोई भी चुनाव होता है तो एक ही मुद्दे नहीं होते हैं, कई मुद्दे होते हैं। विकास के भी मुद्दे होते हैं, कुछ संवेदनशील मुद्दे भी होते हैं, कुछ राष्ट्रीय फलक के जो मुद्दे होते हैं वह भी यहाँ पर आते हैं। मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ किसान दीदी के साथ कैसे छल किया, किसानों को किसान सम्मान निधि में कैसे किसानों को वंचित किया गया, हेल्थ के मामले में कैसे वंचित किया उनको, करप्शन का मुद्दा भी जो है वो जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। बंगाल के अंदर जो कट मनी की जो संस्कृति पनपी है वह भी एक मुद्दा है। साथ साथ राजनीतिक हत्या का मुद्दा और बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ और वहाँ के जो है वो वहाँ की जो धार्मिक बुनावट है उसमें जो बदलाव है, जनसंख्या में बदलाव है, वह भी एक गंभीर मुद्दे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है और इस सबके बीच महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है क्या? और ये जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, मुझे देखिए, ये कहते हैं कि देश बेच दिया, वो एक रेटरिक के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अभी मैं सुन रहा था पेट्रोल की और एक्साइज की बात पर, तो मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है कि जो वैट की कीमत, वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं, यदि वो कम कर देती और एक्साइज ड्यूटी वो भी कम होने चाहिए, यदि वो दोनों कम जाएंगी तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हमने तो इस बारे में कदम उठाया है। संगीत रागी जी, खैर मैं इस पर चर्चा करूंगा। विवेक श्रीवास्तव के पास एक बार हुआ हूं। विवेक श्रीवास्तव, आप ये जरा बताइए, वामपंथ इनमें से इन तमाम प्लैंक्स को कैसे देख रहा है? खास तौर से देश बेच देने वाले बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई, संघर्ष चल रहा है दिल्ली के बॉर्डरों पे, आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है। तो बंगाल में भी यही है। अभी संगीत रागी बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। संगीत रागी तो कह रहे थे भाई वहां पे तृणमूल कांग्रेस वाले तो किसानों के खिलाफ हैं और तृणमूल कांग्रेस तो खिलाफ होगा ही होगा। आप कौन से दूध के धुले हैं? तो यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान की बात के अलावा इनके पास कोई नैरेटिव है? ये कह रहे हैं साहब हमारा लक्ष्य है कि हम एक सोनार बांग्ला बनाएंगे।
तो सोनार बांग्ला में होगा क्या? आपके 303 सीटें हैं, प्योर मेजोरिटी में है आप, पूर्ण बहुमत में लोकसभा के अंदर। उसके बाद तो देश का बंटाधार कर दिया। जीडीपी को देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग रेट देखिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट देखिए, बॉर्डर पे किसान को देखिए, लेबर कोड हटाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये इनके पास एक ही चीज है कि 14.50% मुसलमान से साफ 80% हिंदू को खतरा है। हम हिंदुओं के चैंपियन हैं, हम वहां पे आएंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। हिंदुइज्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। तो विवेक श्रीवास्तव, आपने क्योंकि सेंटर का हवाला दिया, क्या सेंट्रल पॉलिसीज जो चल रही हैं उसमें इस बात का भेद होता है क्या कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, उस हिसाब से लोगों को पॉलिसीज का फायदा मिले? ये विभेद आपने देखा है क्या? नहीं, आरएसएस का नैरेटिव है क्या? बंगाल में कर क्या रहे हैं ये? इन्होंने कौन सा आप सिलेंडर आप बता दीजिए ना मुझे। आज ये बीजेपी के सरकार ने अपनी नीतियों में भेद रखा है क्या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर? ये मेरा सवाल था। खैर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। सोनार बांग्ला बनाने का भारतीय जनता पार्टी का प्लान जिसकी चर्चा हो रही थी वो तैयार है। बीजेपी का लखो सोनार बांग्ला अभियान लॉन्च। लखो सोनार बांग्ला मतलब लक्ष्य सोनार बांग्ला। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभियान को लॉन्च किया। बंगाल की जनता से पूछकर बनाया जाएगा घोषणा पत्र। उन्होंने कहा 20 मार्च तक सुझाव लेंगे और फिर बनाएंगे रणनीति। नड्डा का दावा, कटमनी भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाएंगे। विवेक श्रीवास्तव, यहां जवाब मिलता है क्या आपको कि क्या होगा सोनार बांग्ला में? मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या कहा गया। क्या है ये लखो सोनार बांग्ला? सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार कही जाती रही है, लेकिन इसको अब जमीन पर उतारने का काम भी शुरू हो गया है। जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा, मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, वो जनता से पूछकर बनाया जाएगा और इसके लिए हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये रथ जाएंगे। इनके साथ 100 पेटियां होंगी, 50 पेटियों को अलग अलग जगहों पर रखवाया जाएगा और 50 लेकर घर घर जाया जाएगा। क्या क्या होगा देखिए। 2 करोड़ बंगाली जनता का सुझाव लेने का लक्ष्य है। 294 विधानसभा क्षेत्र में 30,000 सुझाव पेटियां रखी जाएंगी। हर विधानसभा में 100 पेटियां, 50 घर घर लेकर भी जाया जाएगा। एलईडी रथ हर विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे। व्हाट्सएप मिस्ड कॉल के जरिए जो लोग डिजिटली अवेयर हैं, डिजिटल सेवी हैं, उनसे व्हाट्सएप के जरिए, मिस्ड कॉल के जरिए उनकी राय जानने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये विजय का झंडा लहराएगा, ये मानकर चला जा रहा है, इसलिए मन टटोला जाएगा। इसके तहत क्या क्या किया जाना है, वैसे है ये मैमथ टास्क, लेकिन इसको करने के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और इससे जो फीडबैक मिलेगा उस आधार पर तैयार होगा घोषणा पत्र। विवेक श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपके पास क्या इससे जवाब मिलता है कि कैसा होगा सोनार बांग्ला? जैसा जनता चाहेगी वैसा मैनिफेस्टो में होगा और वैसा किया जाएगा। मैं बोलना चाहूंगा इस विषय में। देखिए, ये आम आदमी पार्टी जब पहली बार सत्ता में आने जा रही थी दिल्ली में, तो इन्होंने भी एक क्वेश्चनर बनवाया था और कार्यकर्ताओं से इन लोगों ने घर घर जाकर के सर्वे करने की कोशिश की थी। कुछ उसमें से लागू किए होंगे और ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो अगर इसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या सही में इनकी नीयत साफ है? प्रश्न यहाँ आता है, क्या नीयत साफ है आपकी? आप किसानों से क्यों नहीं प्रश्न ये पर्चे भरवा लेते कि किसान किस तरह का बिल चाहते हैं? आप ट्रेड यूनियन से क्यों नहीं पर्चे भरवा लेते किस तरह के श्रम कानूनों में आप संशोधन कर रहे हैं और क्या होना चाहिए? तो ये सिर्फ एक मैसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है डेटाबेस बिल्डिंग के लिए। ये घर घर जाएंगे, फोन नंबर लेंगे, एड्रेसेस लेंगे, नाम लेंगे और बाद में अपनी कैनवसिंग में इनको से मदद मिलेगी। उसके ऊपर ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही, इस पर जवाब ले लेना चाहिए। सभी जवाब देने के लिए उद्यत हैं, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा। पहले मैं अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूं। ये नियत वाला सीटी स्कैन कहां होगा और इसकी रसीद कहां से मिलेगी, इसका सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की नीति और नियत पर तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं। हम स्कोरबोर्ड देखें, फिर बातचीत करें। एक पर एक इलेक्शन हम जीतते जा रहे हैं। लोगों का विपुल समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। आपने अभी गुजरात के सिविक पोल्स का रिजल्ट देखा, आपने बिहार के पोल का रिजल्ट देखा है, आपने राजस्थान के जिला परिषद पोल का देखा, गोवा का देखा, आपने हैदराबाद म्युनिसिपल पोल का रिजल्ट देखा। तो मुझे लगता है कि हम स्कोरबोर्ड देखें तो मन में जो कशमकश है कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं और जितने भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, मुझे लगता है इनकी समाप्ति हो जाएगी। नहीं, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आपने ट्रेड यूनियन से, किसानों से फीडबैक क्यों नहीं ले लिया, पर्चा क्यों नहीं भरवा लिया? पंजाब का भी जिक्र कीजिए जब आप ये तमाम जगहों का जिक्र कर रही हैं। मैं आपको कह दूं, देखिए, हम पंजाब भी लेंगे,
इसका एक तरीका है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। देखिए, ये जो जनता को लेकर मैनिफेस्टो बनाना, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। मुझे लगता है जितने भी पैनलिस्ट हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये योजना है उसकी तारीफ करें। ये नहीं, इसकी तारीफ तो विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो अच्छी बात है, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन मैं रिजू दत्ता के पास चलता हूं अब, अपराजिता जी। रिजू दत्ता, ये कम से कम ये सीखना चाहिए किस तरीके से मैनिफेस्टो बनाना है और कैसे फिर उसको जनता की बात सुनकर जनता के काम करने। दिनेश जी, देखिए, जब आपका धार्मिक कार्ड काम नहीं कर रहा है, जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, जब आपके प्रदेश के अध्यक्ष माँ दुर्गा, माँ और प्रभु राम की बेइज्जती करते हैं, तब तो आपके पास मुद्दा बचेगा नहीं। तब तो आपको जनगण के पास जाना पड़ेगा कि बताओ हम किस बिना पे इलेक्शन में मैनिफेस्टो बनाए। इनके पास कुछ है ही नहीं तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन परिवर्तन यात्रा, ये रथ जो हैं वो बहुत फर्क नहीं लाने वाले। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ रिजू दत्ता, तो इनके ऊपर हमले क्यों किए जा रहे हैं? कहीं पर रोकना पड़ जा रहा है यात्रा को, कहीं पर कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? दिनेश जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले दिन से जब इनका परिवर्तन यात्रा का प्रोग्राम बना था, तभी बोल दिया गया था कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ेगा। आज जहां इनका नड्डा जी का ये जो बैरकपुर वाला आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहां पर 24 घंटे पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो गया। तो वहां से अगर उनको बोला जाएगा कि रूट का इस जगह आप बदल दीजिए, यहाँ पर जाने से चीजें गंभीर हो सकती है, तो इनसे इनको दिक्कत क्या है? और अगर इनको इतना ही दिक्कत है तो संवैधानिक तौर पे तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, जाइए कोर्ट के पास। आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानना है, आपको झमेला बढ़ाना है, आपको दंगे करवाना है, यही तो इनका फॉर्मूला है। आपकी मुद्दा तो कुछ है नहीं इनके पास, इसीलिए इतना बड़ा। ये जो आपने कहा, इसको लेकर संगीत रागी के पास जाते हैं। संगीत रागी, प्रोवोकेशन और पोर्ट्रेयल, इसके माध्यम से वो तस्वीर बनाने की कोशिश हो रही है वेस्ट बंगाल की, जो दरअसल है नहीं, क्योंकि मुद्दा विहीन है विपक्ष, इसलिए प्रोवोकेशन और पोर्ट्रेयल हो रहा है। देखिए, बंगाल के अंदर जो है वो मुद्दे ही मुद्दे हैं। कई बार कहा जाता है कि बंगाल में पत्रकारों को मुद्दा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। हर गली चौराहे पर बंगालों के लिए एक कुटीर उद्योग जैसा है बंगाल। आपको कहीं भी हत्या, कहीं भी घुसखोरी, कहीं भी करप्शन, ये सारे मुद्दे आपको सामने प्रेस क्लब में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। रही बात डेमोक्रेसी को लेकर के, तो बताइए, ममता बनर्जी किसान आंदोलन को एक तरफ, जबकि दिल्ली को चारों ओर से घेर करके रखे हैं, और उनके लिए ममता बनर्जी जो है वो कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है उनका। वो यदि बैठे हुए हैं, यदि उन्होंने रेल रोक दिया है, यदि उन्होंने सड़कें रोक दिया है, यदि उन्होंने हाईवे रोक दिया है, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और ये उनका अधिकार है। दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी को, जहां पर आपके विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहां पर आप रथ यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं, लोगों को आप जो है वो लोगों को गैल्वेनाइज नहीं करने दे रहे हैं। यदि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पक्ष में आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप उसे धमका रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बंगाल को लेकर के राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि बंगाल के देखिए, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं संगीत रागी, वहां जब बाइक रैली निकलती है लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। टीएमसी की बाइक रैली निकली, अब न जाने कौन किस पर हमला हो जाएगा। ये भी सच कहा जा रहा है कि यहाँ जो खेला हॉबे है ना, खेला तो हॉबे, वो खेला हॉबे का मतलब भी यही है कि मार कुटाई होगी अगर हमारे साथ हमारे तरीके से नहीं चला जाएगा और हमको समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो आता हूं आपके पास में, लेकिन उससे पहले रैली की इजाजत, जिस पर चर्चा हो रही थी, विरोधियों को, विपक्षियों को कितना अकोमोडेट किया जा रहा है। रैली की इजाजत नहीं मिलने से भड़के ओवैसी, तृणमूल के दो चेहरे, दिल्ली और बंगाल में अलग अलग। लोकतंत्र में मुझे अपनी बात रखने का हक, ममता बनर्जी मुझे बोलने से क्यों रोक रही है, कहा ओवैसी ने। गुजरात में बोल सकता हूं तो बंगाल में क्यों नहीं? सुनिए। कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम, और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप?
हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं? कौन सी डेमोक्रेसी, रिजू दत्ता? देखिए, मैं हैरान हो जाता हूँ ओवैसी जी का आप सुन के। ये वही, मैं आपको ये ला दूं, ये वही ऐसा उद्योगी है जो आए अब्बास सिद्दीकी से मिलने कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपना पार्टी नहीं बनाया था, और वो ये बोल के यहाँ से चले गए थे कि मैं उर्दू में बात करता हूँ और बंगाल में गुरु बोलना नहीं है, इसलिए हम टेस्ट ही नहीं करेंगे। अब क्योंकि अब्बास सिद्दीकी अपना पार्टी बना के सीपीएम के साथ जुड़ गया है, अभी इसको आना है फिर बात करने। अरे आओ बात करो, अगर परमिशन लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में परमिशन नहीं मिल रहा है कोर्ट के पास जाओ, और अगर कोर्ट परमिशन दे, बोलो जितना बोलना है बाबा। तुम तो खुद ही भाग गए थे, अभी फिर 2 महीने बाद वापस आ गए तुम। तो इनका तो खुद का मुद्दा ही क्लियर नहीं है कि ये करना क्या चाहते हैं। ये आप सोनोलॉजी को देखिए ना, इनका खुद का ही ठीक ठिकाना नहीं है ये क्या करना चाहते हैं। आप मेरे को बताइए, तो जिस दिन से असादुद्दीन ओवैसी बोला था कि हम रिजू दत्ता, लोग इसकी तर्जुमानी ये कर रहे हैं कि आप ओवैसी से डर गए हैं। इससे डर गए ओवैसी से? ओवैसी का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये बंगाल की धरती में क्या हैसियत है, कौन जानता है उनको? गुजरात में आप कितना गिनते थे उनको? आप बिहार में कितना गिनते थे उनको? हम गुजरात बिहार की बात करेंगे नहीं, हम बंगाल की बात करेंगे सर। ये सब साक्षी महाराज, अरे ये केस इन पॉइंट है, ये सूट नहीं कर रहे हैं तो आप इनकी बात नहीं करेंगे रिजू? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हम बात कर रहे हैं, तो हम तो बात कर रहे हैं। तो आप किसी को राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं? AIMIM को गुजरात में कौन गिनता था? AIMIM को बिहार में कौन गिनता था? AIMIM को आप हल्के में ले रहे हैं, हो सकता है कि, और ये दिखाता है कि जब से वो उनका एक तरीके से गठबंधन होने लगा है फुरफुरा शरीफ के साथ, उन्होंने कह दिया हम वहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तब से एक हलचल तो है सत्तारूढ़ दल में। कहाँ हलचल है? अब्बास सिद्दीकी अपना सेकुलर फ्रंट बना के कांग्रेस और सीपीएम के साथ गठबंधन कर लिया, और जिस दिन से ओवैसी जी ने बोला हम कंटेस्ट करेंगे, उनके पार्टी के जो मेन टॉप जनरल्स थे बंगाल में, वो तो आ गए तृणमूल में। तो उनका कैडर में उनको बात करना है, संवैधानिक अधिकार सबको है, वो आए, मंच करे, बात करे, बट उनको हम क्यों वैल्यू दे, क्यों इंपॉर्टेंस दे? और आपको ये भी याद दिला दें कि बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज जी ने नेशनल मीडिया पे ये कहा है कि ओवैसी हमारा बी टीम है, जिन्होंने हमें बिहार में मदद किया। तो ये तो लोग सब जानते हैं कौन क्या खेला खेल रहा है बंगाल इलेक्शन से पहले, ये तो सबको पता है। हमको किसी से कोई फायदा बैर नहीं है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं असादुद्दीन ओवैसी को हम इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते बंगाल में। मतलब इसका सीधा सा डेफिनेशन ये है, विवेक श्रीवास्तव जरा समझाइए आप ये हमको, कि अगर जो हमारा वोट है वो अब विरोधियों की तरफ जा रहा है और विरोधियों में एक खास की तरफ जा रहा है, तो वो बी टीम हो जाती है हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी के साथ साथ, ये है क्या इसकी डेफिनेशन? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें दो संगीत जी आ रहा हूं। पहली चीज, कोई भी प्रतिद्वंदी हो और वो कोई रैली करना चाहता है, सभा करना चाहता है, तो भाई एक लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से आपको परमिशन देनी चाहिए। और इसमें कोई नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, इसलिए हमने नहीं दिया, आप कोर्ट चले जाइए। नहीं, ये कोर्ट की बात नहीं है। देखिए, अगर हर चीज में कोर्ट आ जाएगा, जैसे मोदी साहब कह रहे थे कोर्ट से हम किसानों की समस्या सॉल्व कर लेंगे, तो कोर्ट देखिए बाद की बात है। लोग आपको चुनते हैं, निर्णय आपको लेना है, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंदर है। अगर आप श्योर हैं कि बीजेपी को कल आप परमिशन दे रहे हैं लेकिन दंगा नहीं कराएगी जय श्री राम को लेकर के कल, जी नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कोई चैलेंज नहीं है तो परमिशन देनी चाहिए, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन दूसरी बात, तो ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो गया ना, भारतीय जनता पार्टी, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो गया विवेक श्रीवास्तव। अब कोई राम के नाम पर यह समझने लगेगा कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, कोई समझेगा कि देखिए यहाँ महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी का, चलिए ठीक है, मैं विवेक मैं आपके पास आता हूँ। एक अहम खबर आपको बता दूं, आ रहा हूं विवेक आपके पास। कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन में नहीं शामिल, AIMIM। कांग्रेस का ओवैसी की पार्टी से गठबंधन से इनकार। इंडियन सेकुलर फ्रंट ने दिया था गठबंधन का प्रस्ताव, वोटों के ध्रुवीकरण को खत्म करने की थी सारी कवायद। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है उसमें इंडियन सेकुलर फ्रंट भी आएगा, ये कहा जा रहा था। एक्चुअली ये कहा जा रहा था कि 130 सीटें कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी इस गठबंधन में, लेकिन फिर ये कहा गया था कि 30 सीटों पर अकोमोडेट किया जाएगा इंडियन सेकुलर फ्रंट को। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस पक्ष में नहीं है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन हो। संगीत रागी जल्दी से अपनी बात कीजिए, मुझे गठबंधन स्पेसिफिक बात पर आना है। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही बोला
कि जो पार्टियों से जिनके आने से, जिनके जो ओवैसी के आने से या भारत किसी अन्य पार्टी के आने से जहां तक तृणमूल कांग्रेस को लगता है उसका वोट कट जाएगा और वो राजनीतिक तौर पर पराजय का सुख झेल सकती है, दुख झेल सकती है, तो वैसी स्थिति में उनकी पूरी यही गुंजाइश है कि वो वहां पर न आए, उनको वो राजनीतिक जगह नहीं दी जाए। दूसरी बात, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं कि किसको जगह दी जानी चाहिए, राजनीतिक जगह दी जानी चाहिए या नहीं। तीसरी बात मेरा कहना है कि जय श्री राम का नारा जो है वो आपके लिए हो सकता है कि वो कॉम्युनल हो और अल्लाह अकबर का नारा आपके लिए सेकुलर हो, लेकिन यह देश राममय ही है, ये देश अल्लाह अकबर के नारे से नहीं चल सकता है। ये मैं पुनः स्थापित करके ये बात बहुत पुरजोर तरीके से बोल सकता हूँ। इस देश का विभाजन साहब आपने कर दिया है अल्लाह अकबर के नाम पर। ये बाकी बचे हुए देश में भी अब जय श्री राम का नारा नहीं गूंजेगा तो इस देश का हिंदू समाज जय श्री राम कहाँ जा करके बोलेगा। लेकिन सवाल तो ये है ना संगीत रागी कि डिस्क्रिशन तो उस गवर्नमेंट का है ना, जिसको ये फैसला लेना है। गवर्नमेंट को फैसला लेना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है कि नहीं और उसको रैली की इजाजत देनी चाहिए कि नहीं। और अगर ये डिस्क्रिशन सरकार है तो सरकार का है तो उस पर छोड़ना चाहिए, बगैर ही आरोप लगाए कि यहाँ पर देखिए जैसा माथा वैसा टीका लगाया जा रहा है। यू शो मी द मैन, आई विल टेल यू द रूल हो रहा है। अपराजिता से जरा से ये बात समझना चाहता हूँ। संगीत जी प्लीज सबको अकोमोडेट कर, आपके पास आता हूँ ना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपराजिता जी, सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं, कम से कम यहां पर उनको ये रूम मिलना चाहिए कि आपका अधिकार है, आप तय कीजिए कहां रैली होगी कहां नहीं। देखिए, ऐसा है कि यह लोकतंत्र है, चुनाव का समय है और मुझे लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टियों को मिलना चाहिए। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की बात है तो मुझे लगता है ये राज्य सरकार को करना होगा। लेकिन हम किस ग्राउंड पर, किस आधार पर रैली करने से मना कर दें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो मुझे लगता है ये जो आजादी है अभिव्यक्ति की, इसके ऊपर आक्रमण है। तो मुझे लगता है जो ओवैसी साहब ने कहा इस बार मैं उनका समर्थन करती हूँ। मैं भी लोकसभा की सांसद हूँ, मैं वहां बैठती हूँ। टीएमसी के सांसदों की भाषा लोकसभा के अंदर अलग रहती है और अब हम देख रहे हैं कि बंगाल में अलग है। बिल्कुल मैं समर्थन करती हूँ, तो ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर समस्या उपज सकती है तो मुझे लगता है ये तो सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि ऐसा बंदोबस्त करें कि स्थिति खराब ना हो, स्थिति काबू से बाहर ना जाए। लेकिन आप किसी की भी एक नजरिया ये है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना पाए, इसलिए राज्य का यह विशेषाधिकार है कि कहीं पर अगर ऐसा अंदेशा है तो वहां पर वो चीजों को नियंत्रण में पहले से ले सकती है। लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि आप चीजों को डेमोक्रेटिकली अगर कोई कहने के लिए आता है तो आप ये इंश्योर क्यों नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कि वो वहां पर अपनी बात कह पाए। बहरहाल ये अहम खबर देखिए 28 फरवरी को राहुल गांधी नहीं जाएंगे बंगाल, कांग्रेस लेफ्ट की साझा रैली में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट की साझा रैली में शामिल नहीं होने के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के सोर्सेज से अगर आप बात करेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए उनकी दक्षिण भारत में व्यस्तता है, वहां भी चुनाव होने हैं, इसलिए उनका फोकस उधर भी है। और अभी राहुल ने ये स्पष्ट कर ही दिया था कि वो दक्षिण को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। लेकिन यहां पर उनके नहीं पहुंचने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और क्यों निकाले जा रहे हैं, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कांग्रेस और वामपंथियों ने यह तय किया कि हम मिलकर चुनाव पर जाएंगे। आप जानते हैं पहले कांग्रेस ने यहां रूल किया स्टेट में, और ये 3-3 दशक वाला हिसाब मैं आपको बता रहा हूं उसके पास वामपंथियों ने। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि दोनों को साथ में मिलकर चुनाव में जाना पड़ रहा है, इसीलिए मुख्य कंटेंडर माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ये जो महाजोट है, लोग कह रहे हैं कि इसको हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। इसी महाजोट में इंडियन सेकुलर फ्रंट को अकोमोडेट करने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कुल विधानसभा सीटें 294 सीटों का तालमेल क्या बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या वो तालमेल बन रहा है? कांग्रेस को दी जा रही है 100 सीटें, कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी 130, लेकिन वामपंथ ने के साथ बातचीत में यह कहा गया, लेफ्ट के लीडर्स ने कहा कि देखिए 30 सीटें तो हम इंडियन सेकुलर फ्रंट को देना चाह रहे हैं, आप 100 पर लड़िए। कहा यह जा रहा है कि इस बात से राहुल गांधी बहुत खुश नहीं है, इसलिए वो वहां पर मंच साझा करने नहीं जा रहे हैं। बहरहाल लेफ्ट इसमें 130 सीटें लड़ना चाहती है और अन्य को अकोमोडेट, जिसमें आरजेडी को भी अकोमोडेट किया जा रहा है, और आरजेडी को तो लेफ्ट अपनी एक जीती हुई सीट दे रहा है एक जगह पर। ये अकोमोडेशन है फिलहाल सीटों के हिसाब से, कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। और इंडियन सेकुलर फ्रंट से इसीलिए कांग्रेस गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है कि उसकी सीटें दी जा रही, क्योंकि देखिए उधर 130 इधर 130। लेफ्ट ये कह रहा है कि अगर आप पिछले विधानसभा चुनावों को देखें
ये कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनावों को अगर आप देखें तो लेफ्ट से ये दलील दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आप हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है, लिहाजा हमको छोटा भाई अब आप ट्रीट करना बंद कीजिए, हमको बराबरी की सीटें दीजिए। 130 पर बात बने, ये बात कही जा रही थी, लेकिन ये बात क्या बन पाई? यहां पर उनको सीमित किया गया, 100 पर कहा गया आपकी 30 आईएसएफ को देंगे। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। 130, 34 और इधर 30, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्या ये जो नीति है, सीटों पर असल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसलिए ये स्थिति बन रही है, लेकिन क्या ये भारी पड़ सकती है गठबंधन को, या आखिरकार थोड़े बहुत कहते हैं ना जिसको एल्बो पुशिंग के बाद आखिरकार ये हो जाएगा कि ये सब अकोमोडेट कर लिए जाएंगे? और ये जो खतरा बना हुआ है कि क्या विपक्षी जो वोट है वो बट जाएगा, आखिरकार इसको एकजुट रखने में कामयाबी इस महाजोट को मिल जाएगी? विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी मतलब लड़ाई के पहले इतना अगर मनमुटाव और अंदर ही अंदर इतनी दरारें हैं, तो फिर लड़ाई में जाया कैसे जाएगा? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। राहुल गांधी जी के उत्तरी भारत पर से दक्षिणी भारत पे तो मैंने ही डिफेंड किया है आज, तो कोई मनमुटाव नहीं है। पहले बात को समझ लीजिए, छोटी बॉडी जैसा आपने कहा एल्बो पुशिंग है, और लास्ट में एडजस्टमेंट होकर के आएगा और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। जैसा कि बिहार में एक सरप्राइज फैक्टर लेकर के लेफ्ट आई थी, आपको बंगाल में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखेगा। ये दो लोग अभी लड़ रहे हैं पूंजीपतियों से पैसा लेकर के। बीजेपी की जो रैलियां मीडिया कवर कर रहा है, वामपंथी राजनीति व्यक्तिवाद से और पूंजीपतियों के फंडिंग से नहीं होती है। हम लड़ेंगे, अपने तरीके से लड़ेंगे और सत्ता में भी आएंगे, आप देखेंगे। और इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी हमने लिया कि सेकुलर आप बात करिए। देखिए, ओवैसी साहब में समस्या हो जाती है कि आप कई बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, जैसा बिहार में हुआ और आपने खुद अभी कहा उस चीज को। अभी गुजरात में पहुंच गए, तो सेकुलरिज्म के अंदर धर्म विशेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है विवेक, ये आईएसएफ मंजूर लेकिन ओवैसी नहीं क्यों? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब के कोई हम लोगों की कोई दुश्मनी ओवैसी साहब से नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब को ये बड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा वामपंथियों को खासकर कि आप सेक्युलर राजनीति के पक्षधर हैं, सिर्फ इस्लामिक और मुसलमान देश राजनीति आप नहीं करते हैं, और आप हिंदू मुसलमान की एकता के प्रतीक में हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जाकर के हर जगह बीजेपी के साथ एक तालमेल आपका अनकहा बन जाता है, सेकुलर वोटों को आप काटते हैं कहीं ना कहीं, और जिसका खामियाजा जो है वो सेकुलर पार्टियों को लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक लाइन लॉन्ग टर्म में ओवैसी साहब को क्लियर करनी पड़ेगी, जैसा अब्बास जी ने क्लियर किया। इंडियन सेकुलर फ्रंट जो उन्होंने बनाया, ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई ठीक है, माइनॉरिटीज भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे और सारे धर्म के लोग एक समान हैं। तो ये क्लियरिटी टोटल तरीके से ओवैसी साहब अभी नहीं दे पाए हैं। चलिए, ये दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, थोड़े दिनों में सब कुछ सामान्य होगा। आईएसएफ ठीक है, लेकिन ओवैसी मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें भी विचारधारा का अलगाव है। संगीत रागी। दिनेश जी, एक कहावत है, बेगर्स कैनॉट बी चूजर्स। जिसकी अपनी ही जमीन की कोई राजनीतिक जमीन का कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत बंगाल की राजनीति में नहीं रह गई है, वो क्या किसी को निर्देश दे सकता है? क्या वो किसी को आदेश दे सकता है? क्या वो समझौते की शर्त तय कर सकता है? क्या मुझे नहीं लगता है कि वामपंथ आज के दिन में पश्चिम बंगाल की राजनीति में समझौते की शर्तें थोपने की स्थिति में है। तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें कांग्रेस है डिक्टेट करने की स्थिति में? वामपंथ नहीं, दोनों में से कोई डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है, न कांग्रेस न वामपंथ। वो कहीं पर है नहीं। जो 7% के आसपास जिनका मत हो, आप देखेंगे कि लोकसभा के समय यदि वामपंथियों का जो वोट प्रतिशत था वो 6.74 था, लगभग उससे कम जो है वो कांग्रेस पार्टी का था। तो ये 14% की जो वोट है, ये तो रीजनल पार्टी, इनका कोई वजूद नहीं रह गया है बंगाल की राजनीति में। उनके सारे कार्डर्स बिखर करके दूसरी जगहों पर चले गए हैं। दूसरी बात, वामपंथ एक वैचारिक आंदोलन इस देश में रहा नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहा है। यह एक ढोंग पर जीता है, स्वांग पर जीता है। आपने देखा चाइना के अंदर इतनी हत्या करने के बावजूद भी क्या वामपंथ कम्युनिज्म वहां लागू हो सका? आज वहां कैपिटलिज्म फ्लरिश हो रहा है, सोवियत यूनियन बिखर करके निकल गया, वहां पर यह हो रहा है। यही वामपंथी थे जो कहते हैं रिलीजन। इनको ओवैसी के रिलीजन में, इस्लाम में कोई गलत नहीं दिखता है। आरएसएस से इनको बड़ा डर लगता है।
यदि इस्लाम के अंदर मतांधता है उसके बारे में कुछ नहीं बात आपकी बात का विवेक जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को मैं इल्तिजा के साथ रोकता हूं। मैं देख रहा हूं रिजू दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद नंदीग्राम में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे लेफ्ट और कांग्रेस के लोग। ममता बनर्जी को वॉक ओवर देने की हो रही है तैयारी। कैंडिडेट नहीं उतारने पर लेफ्ट और कांग्रेस का प्लान लगभग बन चुका है। इंडियन सेकुलर फ्रंट के खाते में दे सकते हैं नंदीग्राम। आईएसएफ लड़ सकता है नंदीग्राम से, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। क्या एक तरीके से ये एक टेसिट कोएलिशन है जिसमें घोषित कुछ नहीं किया जाता, लेकिन कहीं समझ बनी हुई रहती है? क्योंकि आपको ये मालूम है पहले टीएमसी की तरफ से ये न्योता दिया जा चुका था कि आइए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम सब साथ मिल जाएं। क्या ये एक स्वरूप है साथ मिले होने का? इसको जरा समझते हैं। बहुत जल्दी से इस पर टिप्पणी आपकी चाहिए संगीत रागी, फिर आगे बढ़ना है। देखिए, मैं एक बहुत साफ कह देता हूं, बंगाल की ये जो लड़ाई है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को बचाने की है। पिछले 70 साल से बंगाल की राजनीति और उसके सांस्कृतिक वैभव को वामपंथी, मेरा सवाल नंदीग्राम में वॉक ओवर जैसी सिचुएशन पर था। जरा इस पर विवेक श्रीवास्तव की टिप्पणी ले लेता हूं। सर मैं आता हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव, ये क्या है? ये आप लोग ऐसा क्यों? ये एक तरीके से कोई वॉक ओवर नहीं दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पूरी टक्कर दी जाएगी, ममता बनर्जी जी को भी पूरी टक्कर दी जाएगी। ये तो आपस में तालमेल है कि भाई किसका कैडर कहां ज्यादा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग कहां पर है, कौन कमजोर कहां पर है, उसके हिसाब से कैंडिडेट, उसके हिसाब से सीटों के बंटवारे होंगे। अभी तो कुछ भी घोषणा नहीं हुई है, तो अभी इसको आप इसको डिक्लेयर ना करें। अभी तो बातचीत चलेगी, उसके बाद सब पार्टियां बैठेंगी। तो चलिए रिजू दत्ता मैं आपके पास आ रहा हूं। रिलीज करेंगे कम से कम ये एक बढ़िया जेस्चर तो है। आप भी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? कुछ जगहों पर आप अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करके या फ्रेंडली फाइट के जरिए? देखिए, उनका जेस्चर क्या है वो उनको पता है। हमें तो ना किसी से वॉक ओवर चाहिए, ना किसी से कुछ चाहिए। हमारा 294 सीटों पे हमारा एक ही कैंडिडेट है जिसका नाम है ममता बनर्जी, वही काफी है। बट मैं भावुक बातों को छोड़ के कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ दिनेश जी। जो कुछ पैनलिस्ट कह रहे थे, ये सच है कि 2016 से 2019 में सीपीएम और कांग्रेस का वोट शेयर कम होकर टोटल 11% पे आ गया है। बट यहाँ पर एक बहुत अहम चीज ये है कि ये जो वाम अभी राम बने हुए बैठे हैं, अगर ये अपना परसेंटेज वापस ले आते, क्योंकि ये विधानसभा, ये देश का इलेक्शन नहीं है, ये प्रदेश का इलेक्शन है, तो बीजेपी के जो समर्थक है या बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, इनकी नींदें उड़ जाएंगी। क्योंकि अगर ये वापस अपने 25% ले आते हैं तो तृणमूल जहां पर 40-43 पे था वहीं पे रहेगा। बीजेपी का 40% नीचे आके 20%। चलिए अपराजिता जी, पिछली बार जो आपके वोटों में इजाफा हुआ था 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान, वो असल में लेफ्ट और कांग्रेस वाला वोट आपके पास आया था। टीएमसी का वोटर इंटैक्ट है और था और रहेगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि हम अपना होमवर्क अच्छी तरह से कर रहे हैं। लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए काम करेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों का सुझाव लेने वाले हैं। करीबन 2 करोड़ लोगों के पास जा रहे हैं और आप जानते हैं कि हम सब पूरे आत्मविश्वास के साथ होमवर्क हम कर रहे हैं। होमवर्क तो खैर ये इस रथ यात्रा के जरिए दिखाई दे रहा है। ये होमवर्क कितना फॉर्मुलेट होगा और इससे जनता का आखिरकार कितना भला होगा, इस बात का इंतजार रहेगा हमें। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन गठबंधन वाली ये सियासत जो यहाँ दिखाई दे रही है, उसको देखकर तो यही लगता है कि है तुमसे वफा मगर इतनी भी नहीं, हाँ है खफा मगर इतना भी नहीं। आज की कड़ी में इतना ही।